हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज फिर हम करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी अंतरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। दो कविताएं आज की हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वसंत आया और दूसरी कविता है तोड़ो। ये कविता लिखी गई है रघुवीर सहाय के द्वारा। आप इनकी चित्र देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, अलग अलग चैनल पर मुझे प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, इन सभी पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, किसी तरह की आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। लिंक सामने आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 6 है। राइटर है आपके, जो पोएट है, कवि है, वो है रघुवीर सहाय। इन्होंने काफी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं और साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि रहे हैं ये, यानी 60 के दशक के बाद के। और खबरों में काफी ज्यादा कविता इन्होंने पिरोए हैं, काफी अच्छे कवि रहे हैं। जन्म इनका हुआ है 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 30 दिसंबर 1990 नई दिल्ली में। अगर हम इस शिक्षा और व्यवसाय की बात करें तो उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी, और वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। पेशे से पत्रकार थे। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका प्रतीक, आकाशवाणी के समाचार विभाग, कल्पना और दिनमान पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा भी संपादित की गई, जैसे दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुई थी। ये इनका पूरा का पूरा जीवन परिचय है। अगर हम इनके काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह में इनके सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखा, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए, सूखी आदि। कहानी कई सारी लिखी गई है इनके द्वारा। कहानी संग्रह में बात करें तो रास्ता इधर से, जो आदमी हम बना रहे हैं, रघुवीर सहाय रचनावली है, 6 खंडों में इन्होंने लिखा है। पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए उन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, इनकी पहली कविता को देख लेते हैं और सबसे पहले साहित्यिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं रही हैं, क्या विचार रहे हैं इनके। अगर हम इनकी रचनाओं को देखें तो उसमें एक पत्रकार की दृष्टि दिखाई देती है। पत्रकारिता का इस्तेमाल इन्होंने भरपूर किया है अपनी रचनाओं में। वे एक अखबारी खबरों में जो छिपी हुई मानवीय पीड़ा होती है, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने अखबार के लेखों के माध्यम से। इनकी रचनाओं में कई सारे आत्मपरक अनुभव हैं और जनजीवन के जो अनुभव होते हैं उन सभी को दिखाया गया है। भावुकता को इन्होंने बहुत ही सटीक चित्रित किया है अपनी कविताओं के अंदर। कविता के भीतर इन्होंने कथा या वृतांत का भी उपयोग किया है। अगर हम इनके कला पक्ष की बात करें तो अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से वो बचते रहे हैं, नए शब्दों को नहीं जोड़ते हैं। उनकी भाषा सरल है, सहज खड़ी बोली है, परंतु उनकी भाषा गहरे अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने मुक्त छंदों के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। उनकी भाषा में व्यंग्यात्मक का स्वर दिखाई देता है। बिंबों और प्रतीकों का उन्होंने इस्तेमाल भरपूर किया है। उनकी पहली कविता जो है वसंत आया, इस कविता को देख लेते हैं। कविता है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, तरु का मतलब अशोक है, पर कोई चिड़िया कूकू, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया, और ये कैलेंडर से मालूम था अमूक दिन अमूक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी ये था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल,
आम बोर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। ये पूरी की पूरी कविता थी उनकी, और इस कविता का जो सार है, इस कविता का जो अर्थ है, वो हम यहाँ पर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वसंत आया, सबसे पहले इसका जो मूल भाव है कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के प्रकृति से संबंध टूटने पर प्रकाश डाला है, क्योंकि आधुनिक मानव को ये पता ही नहीं होता है कि जो वसंत होता है वो क्या होता है और वसंत कब आता है। वसंत ऋतु का आना अब प्रकृति के परिवर्तनों को अनुभव करने की अपेक्षा कैलेंडर से पता लगा लिया जाता है। दफ्तर में छुट्टी हो जाती है तो पता चलता है कि हाँ, जो आपका वसंत है वो आ चुका है। कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली को व्यंग के निशाने पर लिया है। उन्होंने बताया है कि ये जो जीवन चल रहा है मनुष्यों का, ये जीवन प्रकृति के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। उन्हें प्रकृति से कोई लेना देना ही नहीं होता है, उसका प्रकृति से संबंध नहीं रह गया है। यही उसके जीवन की बड़ी विडंबना है। बच्चों, प्रश्न आते हैं आपके, प्रसंग सहित व्याख्या के प्रश्न आते हैं। और जैसे कि यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, और कविताएं पढ़ते पढ़ते कि वसंत आया, इसकी प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इसका संदर्भ। संदर्भ में आपको कवि लिखना है, रघुवीर सहाय, और कविता लिखनी है वसंत आया। और उसके बाद आपको चलना है, एक प्रसंग और लिखना है आपको, और इस प्रसंग में ये बताना है कि जो कवि है वो कहना क्या चाहता है इन पंक्तियों में। कवि को वसंत का आना कैलेंडर से ज्ञात होता है। प्रकृति का सौंदर्य अब उसे आकर्षित नहीं करता है। प्रकृति की उपेक्षा पर कवि काफी व्यंग करते हुए कहता है। व्याख्या, ये पूरी की पूरी व्याख्या आ गई कि कवि आखिर कहना क्या चाहता है। तो कवि के अनुसार कहा गया है कवि के द्वारा कि वसंत के आने का पता उसे कैलेंडर से चल जाता है। कैलेंडर में लिखा होता है, कैलेंडर से पता चल जाता है। कविताएं पढ़ते रहने से तो उसे यह तो पता था कि वसंत ऋतु के आने पर वनों में पलाश के वृक्ष लाल लाल फूल से लद जाते हैं, है ना। और ये पलाश वृक्ष लाल फूलों से लदे ऐसे लगते हैं मानो वन धधक धधक कर लपट के साथ चल रहे हों, है ना। वसंत में आम के वृक्ष बोर के भार से लदकर झुकने लगते हैं, यानी फल से झुकने लगते हैं। वसंत के आने पर उद्यानों में विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल खिल जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फूलों का रस पीकर भंवरे वे कोयल मस्त होकर अपने अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात गीत गाने लगते हैं। दफ्तर की छुट्टी से ही वसंत पंचमी का आगमन जानकर वह निराश हो जाता है। भैया, दफ्तर की छुट्टी से लोगों को पता चलता है कि वसंत पंचमी आ गई है। जीवन की भागदौड़ में प्राकृतिक सौंदर्य ना जाने कहाँ खो गया है, और ये दिन एकदम साधारण सा दिन बनकर रह गया है, जिसमें उत्सव जैसा कुछ भी नहीं रहा है। सिंपल सी जिंदगी हो गई है लोगों की। ये सारी व्याख्या थी इस काव्य सौंदर्य, उसकी भाव सौंदर्य की प्रसंग सहित व्याख्या की। अगर हम इसकी काव्यगत विशेषता की बात करें तो ये कविता आधुनिक जीवन शैली पर एक तरीके से व्यंग करती है। व्यंग का मतलब है कि कटाक्ष करना, आलोचना करना, उसकी उसे क्रिटिसाइज करना। वसंत ऋतु के समय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ये करते हैं, है ना। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, दहर दहर, अपना अपना इन सब का इस्तेमाल वो करते हैं। अनुप्रास अलंकार आपका मिला गया है, दहर दहर दहकेंगे, रंग रस, है ना। बिंब और प्रतीकों का काफी सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। मुक्त छंद है, सरल सहज और प्रभावमयी खड़ी बोली है, और देशज शब्दों व क्रियाओं का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी इस कविता में। एक और इसका दूसरा प्रश्न आता है आपका काव्य सौंदर्य का। एक प्रश्न होता है आपका प्रसंग सहित व्याख्या करने की, और दूसरा प्रश्न होता है आपका काव्य सौंदर्य का। काव्य सौंदर्य में उसके भाव दर्शाने होते, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न होता है। और जैसे ऊंचे तरुवर से गिरे फिरकी सी आई चली आई, इसके भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करने हैं। भाव सौंदर्य में आपको लिखना है, कवि कहता है कि वसंत के आने पर सड़कों पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों से बड़े बड़े पीले पत्ते गिरे हुए होते हैं। जैसा कि हमें जानते हैं कि वसंत आने पर पत्ते, पतझड़ का मौसम आ जाता है और बड़े बड़े पत्ते नीचे गिर आते हैं। और इन सूखे पत्तों पर जब पाँव पड़ता है तो चरमराने की आवाज आती है। सुबह 6 बजे की हवा में ऐसी ताजगी होती है जैसे कि वह अभी अभी गर्म पानी से स्नान करके आई हो हवा, और प्रसन्नता से खिल उठी हो।
ऐसी ताजगी भरी हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आई है और कवि को छूकर चली गई है। इसमें रस लिखना होता है, रस अद्भुत है, गुण क्या है, प्रसाद गुण है। और आगे इसमें लिखना होता है आपका शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में भाषा सरल सहज व प्रभावमयी है, शैली वर्णात्मक है, छंद मुक्त छंद का इस्तेमाल है, शब्दावली तद्भव है और अलंकार वगैरह का इन्होंने प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश बड़े बड़े का इस्तेमाल है, उपमा फिरकी सी है, अनुप्रास अलंकार पियराए पत्ते हुई हवा है, बिंब योजना है, दृश्य स्पर्श श्रव्य कविता है, अतुकांत और विशेषणों का काफी सटीक प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। दूसरी कविता है इसी चैप्टर की आपकी तोड़ो, ठीक है, और ये कविता भी रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। कविता का नाम है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चढ़ती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वे पोसेगी बीज को, हम उसको क्या क्या कर डाले इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो ये पूरी पोयम है और इसके जब हम भाव की बात करते हैं तो भाव यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तोड़ो जो है इसका प्रतिपाद क्या है, सबसे पहले इसकी भावना क्या है उसको देख लेते हैं। यह एक उद्बोधन परक कविता है और इसमें कवि धरती से मन की तुलना करते हुए नए सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है और कहता है वो एक और वह धरती पर फैले बंजर चट्टाने और ऊसर भाग को तोड़कर कैसे उपजाऊ बनाने की बात करता है, और दूसरी ओर वो कहता है कि मन में से नकारात्मक भाव को खोदकर बाहर निकाले और अपने मन को भी पूरी तरीके से तोड़ दें, क्योंकि ये नकारात्मक भाव जो है नवीन सृजन में नई रचनाओं में बाधक होते हैं, रुकावट होते हैं। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसा रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि अपनी जो रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ दो और नए सृजन नई रचनाओं को प्रेरित करो। यहाँ पर अगर हम बात करें सप्रसंग व्याख्या की, तो सप्रसंग व्याख्या में मैंने आपको बताया सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में कवि रघुवीर सहाय और कविता है वो है तोड़ो। प्रसंग की बात करें यहाँ पर तो प्रसंग में इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बंजर धरती को तोड़कर तथा गोड़कर हरे भरे खेतों में बदल डालो, है ना, हरे भरे खेतों में आपको बदलना है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो कवि कहता है कि बरसों से खाली पड़ी जमीन को हरे भरे खेतों में बदल डालो, ठीक है, और उसके ऊपर जो छाई कठोर परत है उसको तोड़ दो। बंजर या ऊसर धरती को अपने अंदर बीज का पोषण नहीं कर पाती है, अतः उसकी गुड़ाई करके ही उसकी उर्वर शक्ति को पैदा किया जा सकता है, यानी उसको पूरी तरीके से तोड़ा जाए। और इसी प्रकार निराशा ऊब खीज आदि ये सब जो नकारात्मक भाव होते हैं हमारे मन में, इनको भी बाहर निकाल दिया जाए और इसको बाहर निकालते ही हमारी जो सृजनात्मक क्षमता है, रचना करने की जो क्षमता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। इन संकीर्ण भावों को, इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को, भावनाओं को तोड़कर मन की गहराई को हमें साफ करना चाहिए और उसके अंदर सकारात्मक और सुंदर भावनाएं लानी चाहिए। इस तरीके से कवि इस कविता के माध्यम से अपने ये भाव प्रकट कर रहा है। अगर हम बात करें इसकी काव्यगत विशेषताओं की, तो काव्यगत विशेषताएं आपकी हैं सकारात्मक भाव को बार बार मन में धारण करके ही मन को सृजनशील बनाया जा सकता है। भाषा सरल है, सहज और प्रभावमयी है। ओज गुण है, ऊसर बंजर और चढ़ती पड़ती में पत्र मैदी का इस्तेमाल किया है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। अलंकार जो है वो अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में दहर दहर अपना अपना है और अनुप्रास अलंकार में दहर दहर देखेंगे रंग रस, बिंब और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। मुक्त छंद है, सरल प्रभाव है, प्रभाव में खड़ी बोली है। यहाँ पर भी देश शब्दों में क्रियाओं का प्रयोग राइटर ने, पोएट ने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं इसी तरह की चैनल पर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।